प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है उपकल्पना के स्रोत। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने उपकल्पना के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की थी। इसी के संदर्भ में आज का हमारी जो कक्षा है वो है उपकल्पनाओं के स्रोत। जब हम उपकल्पनाओं के स्रोतों के बारे में बात करते हैं तो सामान्यतः सामाजिक विज्ञानों में उपकल्पनाओं के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वैयक्तिक या निजी स्रोत। व्यक्तिगत या निजी स्रोतों में अनुसंधानकर्ता की स्वयं की अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, यानी अनुसंधानकर्ता की अनुसंधान के संदर्भ में स्वयं की अंतर्दृष्टि क्या है, उसकी सूझबूझ क्या है, उसकी कल्पना क्या है, उसके विचार क्या हैं, अनुभव क्या हैं, ये शामिल होते हैं। वह सामान्यतः अपनी प्रतिभा, दूरदर्शिता, विचारों की मौलिकता तथा अनुभव के आधार पर उपकल्पना का निर्माण करता है। अर्थात अनुसंधानकर्ता अपने विचारों, अपनी दूरदर्शिता और मौलिकता के आधार पर उपकल्पना का निर्माण कर सकता है। अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें वैज्ञानिकों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ऐसी अनेक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जिनके आधार पर विश्वविख्यात वैज्ञानिक नियमों का भी प्रतिपादन हुआ। अर्थात व्यक्तिगत स्रोतों के आधार भी अनेक वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का निर्माण हुआ है। जब हम दूसरे प्रकार के स्रोतों की बात करते हैं तो दूसरे स्रोत हैं बाहरी स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं। इसमें कोई भी साहित्य, कल्पना, कहानी, कविता, विचार, अनुभव, साहित्य, दर्शन, उपन्यास, नाटक या प्रतिवेदन आदि कुछ भी हो सकता है, जिसका मूल आशय यह है कि जब भी अनुसंधानकर्ता किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित एक सामान्य विचार के आधार पर अपनी उपकल्पना का निर्माण करता है तो उसे हम बाह्य उपकल्पना का स्रोत कहते हैं। अर्थात पूर्व में प्रतिपादित कोई सिद्धांत है, कविता है, कहानी है, साहित्य, दर्शन, नाटक, उपन्यास, प्रतिवेदन, ये सब हैं, ये पूर्व में उपलब्ध हैं। अनुसंधानकर्ता इनके आधार पर यदि किसी उपकल्पना का निर्माण करता है तो हम उसे उपकल्पना का बाहरी स्रोत कहते हैं। ये उपकल्पना के सामाजिक विज्ञानों में दो स्रोत, व्यक्तिगत और बाहरी स्रोत। लेकिन प्रसिद्ध समाजशास्त्री, अनुसंधानकर्ता, सामाजिक वैज्ञानिक गुड्डे और हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में उपकल्पना के 4 स्रोत बताए। अर्थात गुड्डे और हार्ट ने इन दो स्रोतों के अलावा उपकल्पना के 4 स्रोत बताए। पहला स्रोत है सामान्य संस्कृति, जनरल कल्चर। व्यक्तियों की गतिविधियों को समझने के लिए, यानी हम जहाँ भी अनुसंधान कर रहे हैं वहाँ की गतिविधि को समझने के लिए वहाँ की संस्कृति को समझना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति के माध्यम से हम लोगों के व्यवहार, उनके चिंतन, उनके मानदंड, मूल्यों, जीवन शैली आदि बातों को समझ पाते हैं। इसलिए हमें सामान्य संस्कृति को उपकल्पना का स्रोत बनाना चाहिए। तो गुड्डे और हार्ट ने सामान्य संस्कृति को उपकल्पना का एक स्रोत माना, और सामान्य संस्कृति को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी संस्कृति का विकास कैसे हुआ, वह संस्कृति स्वयं उपकल्पना निर्माण के विभिन्न स्रोत उपलब्ध करवाती है, जैसे भारत, ब्रिटेन की पृथक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। सांस्कृतिक चिन्ह, सांस्कृतिक चिन्हों से यहाँ तात्पर्य लोक विश्वास, कथा, लोकगीत, कहावतें आदि। और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, समय विशेष में एक संस्कृति में कौन से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। सामान्य संस्कृति के बाद गुड्डे और हार्ट दूसरा आधार स्रोत बताते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत जो समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए भी उपकल्पनाओं के स्रोत हो सकते हैं। इसी संदर्भ में गुड्डे और हार्ट ने लिखा है कि उपकल्पनाओं का जन्म स्वयं विज्ञान से होता है। अर्थात जो उपकल्पनाएं हम बनाते हैं उनका जन्म ही विज्ञान से होता है। प्रत्येक विज्ञान में अनेकों सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों में हमें एक विशेष के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार इन सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित पक्षों के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर भी उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात जो उपलब्ध वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी
उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा आधार बताते हैं समरूपता या सादृश्यता। जब कभी दो क्षेत्रों में कुछ समानताएं या समरूपताएं दिखाई देती हैं तो सामान्यतः इस आधार पर भी उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें कुछ दो क्षेत्र हैं, उनमें कुछ समानताएं दिखाई दे रही हैं, समरूपताएं दिखाई दे रही हैं, तो उनके आधार पर भी हम उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। वुल्फ ने इसी संदर्भ में लिखा है कि सादृश्यता उपकल्पनाओं का निर्माण तथा घटना के लिए कामचलाऊ नियम की खोज करने के लिए अत्यंत उपयोगी पथ प्रदर्शन है। कभी कभी दो तथ्यों के मध्य समानता के कारण नई उपकल्पना का जन्म होता है और उनकी प्रेरणा के कारण सादृश्यें होती हैं। इस प्रकार से समानता और सादृश्यताओं के आधार पर भी उपकल्पना का निर्माण हो सकता है। और इसी प्रकार चौथा जो स्रोत है वो बताया है व्यक्तिगत प्रकृति और विशिष्ट अनुभव। गुड्डे और हार्ट ने बताया कि प्रकृति विशिष्ट अनुभव भी उपकल्पना के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। संस्कृति, विज्ञान एवं समरूपता की उपकल्पना निर्माण के लिए आधार सामग्री नहीं जुटाते, बल्कि व्यक्ति का अपना अनुभव भी उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से कुछ विशिष्ट अनुभव प्राप्त करता है और उसी अनुभवों के आधार पर उपकल्पना का निर्माण कर सकता है। गुड्डे और हार्ट लिखते हैं कि जरूरी नहीं है कि विज्ञान, संस्कृति और सादृश्यता ही उपकल्पना निर्माण का आधार हो। एक व्यक्ति प्रकृति से जो विशिष्ट अनुभव प्राप्त करता है उन विशिष्ट अनुभवों के आधार पर भी वह उपकल्पना का निर्माण कर सकता है और उसके आधार पर वो ये तय कर सकता है कि किस प्रकार से मुझे उपकल्पना का निर्माण करना है और क्या करना है। तो इस प्रकार से गुड्डे और हार्ट ने उपकल्पनाओं के जो स्रोतों के बारे में बताया वो 4 स्रोत बताए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने उपकल्पनाओं के स्रोतों के बारे में जाना। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।